हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम कर रहे थे रस सिद्धांत। आज हम इसका अंतिम चरण कंप्लीट करेंगे। तृतीय है भट्टनायक। इनके विचार भी मम्मट और अभिनव गुप्त के उद्धरणों से ही ज्ञात होते हैं। इसके मत का दार्शनिक आधार सांख्य दर्शन है। इन्होंने भट्ट लोलट के उत्पत्तिवाद और शंकुक के अनुमतिवाद का खंडन किया है और कहा है रस ना तो प्रतीत होता है और ना ही उत्पन्न होता है, ना अभिव्यक्त होता है। यदि इसकी प्रतीति निजी व्यक्तिगत भाव अनुभूति मानी जाए तो करुण रस में दुख अनुभूति होना जरूरी है। अतः प्रतीति को व्यक्तिवद मानना उपयुक्त है। दोष रहित एवं गुण व अलंकारों से युक्त काव्य या नाटक में पाठक के निजी समस्त मोह संकटों का निवारण करने वाले, विभाव आदि को साधारणीकृत रूप देने वाले, अभिधा के से बाद होने वाले भावत्व व्यापार के द्वारा भावित रस भोज तत्व व्यापार के द्वारा भोगा जाता है। स्पष्ट है। भट्टनायक की व्याख्या वस्तुपरक न होकर आत्मगत है। उन्होंने विभाववादी के साधारणीकृत होने का भी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट किया है और अभिधा शक्ति के आगे दो व्यापार माने हैं और उन्होंने भोजकत्व और भावकत्व की संज्ञा दी है। सर्वप्रथम भट्टनायक ने यह तथ्य प्रकाशित किया है कि अनुभूति को यदि व्यक्तिगत माना जाए तो करुणा आदि रसों से दर्शक के मन में दुख या फिर सीतादि के प्रेम से मन में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इसी कारण इसे परम प्रगत नहीं माना जा सकता, क्योंकि रामादि के क्रियाकलापों को देखने से पाठक या दर्शक के मन में घृणा आदि उत्पन्न नहीं होती। भट्टनायक की सबसे बड़ी उपलब्धि है साधारणीकरण की परिकल्पना। यह इतनी बड़ी उपलब्धि है कि प्रवृत्ति विचारों के ने भी, यहाँ तक कि सबसे बड़े प्रतिनिवार्य अभिनव गुप्त ने भी इनके सिद्धांत को नतमस्तक होकर स्वीकार किया है। जहाँ तक सिद्धांत की मान्यता का प्रश्न है, इसके प्रवर्तक के रूप में भट्टनायक ही सदा याद किए जाएंगे। इनकी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि रस की प्रतीति नहीं मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमी यह भी है कि इन्होंने दो ऐसी प्रतीतियां स्वीकार की हैं जो पूर्ववर्ती आचार्यों में नहीं होती। आचार्य अभिनव गुप्त भट्ट सूत्र के चौथे व्याख्याकार अभिनव गुप्त हैं। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती तीन व्याख्याकारों के मत को उद्धृत करके अपना मत दिया है। यह व्यंजनावादी आचार्य थे। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति माना है। इनका कहना है कि रस वस्तुत अभिव्यक्ति होता है, स्थायी भाव भावना रूप से मन में लुप्त रहते हैं, जो विभाववादी की सहायता से जागृत और पुष्ट होकर रस रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। इन्होंने व्यंजना शक्ति के आधार पर सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभाववादी और स्थायी भावों में परस्पर व्यंजक और व्यंग रूप की अभिव्यक्ति होती है। रस अलौकिक है, अर्थात रस लौकिक आनंदों में भी सर्वोपरि आनंद है। अभिनव गुप्त रस निष्पत्ति से आश्रय रस अभिव्यक्ति लेते हैं। दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार भूमि होने के कारण इनके मत को सर्वाधिक व्यापक एवं पुष्ट माना जाता है। इनकी दृष्टि में संयोग का अर्थ ध्वनित होना है तथा निष्पत्ति का अर्थ आनंद रूप में प्रकाशन होना है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव सभी रस के अभिव्यंजक हैं और इसे ध्वनित करते हैं। हमारे विचार में रस की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति के अपने भीतर ही रहा करती है। विशेष परिस्थितियों में विशेष भाव जागृत होकर उसे अपने ही सरस सौंदर्य अनुभूति कराता है और हमें हर्ष आदि की प्राप्ति होती है। अतः रस को अभिव्यंजना कहना उचित है। निष्कर्ष, इन चारों व्याख्याकारों की भरत सूत्र संबंधी व्याख्याओं का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाता है कि अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद वाला सिद्धांत ही सर्वश्रेष्ठ है। अन्य चारों ने भी रस निष्पत्ति पर विचार किया है, पर इनके नाम विशेष प्रकार से प्रचलित ना हो सके। मम्मट के
मम्मट ने सहृदय प्रेक्षक के मन में भी रस की स्थिति मानी है। अभिनव भरत ने तन्मयता को ही रस की स्थिति माना है। प्रवृत्ति कवियों तथा काव्याचार्यों ने यद्यपि अपनी अपनी मान्यताएं स्थापित करने का भी प्रयत्न किया है, पर वह भी अभिनव गुप्त का पल्ला नहीं छोड़ सके। सबने उन्हीं का आश्रय लिया है। धन्यवाद।